नमस्कार। मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि, जो खास तौर से आपके जो संविदा वर्ग 3 अर्थात प्राथमिक शिक्षक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसमें मैंने खास तौर से उन्हीं बातों को मैं बताने जा रहा हूं जिससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा बुद्धि। तो इसमें मैं आपको बुद्धि क्या है, बुद्धि की कौन कौन सी छोटी संक्षिप्त परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, और बुद्धि का स्वरूप या प्रकृति क्या है, इसके संबंध में जो विद्वानों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, उनमें से कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनके प्रतिपादक कौन हैं, उन सिद्धांतों में मुख्य रूप से क्या बात कही गई है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, उनको मैं बताऊंगा आज। तो चलिए हम चलते हैं बुद्धि। तो बुद्धि एक बहुत ही सरल शब्द है जिसे हम आमतौर से उपयोग करते रहते हैं, लेकिन अगर हम बाल विकास में जब हम बुद्धि नामक टॉपिक खोलते हैं तो विद्वानों में बुद्धि को लेकर के काफ़ी मतभेद है कि बुद्धि क्या है। इस संबंध में विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएँ दी हैं, अपने अपने उनके विचार एवं सिद्धांत हैं। तो इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आज उन्हीं को लेकर चलूँगा। तो आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जो है वो नोट करें, निसंदेह रूप से आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो चलिए हम चलते हैं बुद्धि क्या है। तो बुद्धि शब्द के लिए जो हमारे हिंदी में बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बुद्धि को हम इंग्लिश में माइंड बोल सकते हैं। इसी तरह से हिंदी में जैसे प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान, समझ, मति, ये शब्द जो है बुद्धि के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समान अर्थों में लें तो बुद्धि जो है वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने में और जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में जो है वो सहायक होती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे विद्वान हैं बाल विकास के जिन्होंने बुद्धि की बहुत छोटी छोटी परिभाषाएँ दी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम उन छोटी परिभाषाओं को आपके सामने रख रहे हैं खास तौर से समझाते हुए, ताकि इन परिभाषाओं से जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे बन जाए। तो एक तो आपके हैं टर्मन महोदय हैं। तो टर्मन महोदय ने एक बहुत ही छोटी परिभाषा दी है बुद्धि की जो एग्जाम में आई भी है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में जो सोचने की योग्यता है। ये तो हमको मालूम है कि बुद्धि जो है अमूर्त विचार है और ये हमको जो है वो कोई चीज़ सोचने की जो है क्षमता प्रदान करती है। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की जो है एक क्षमता है। बुद्धि एक अमूर्त चिंतन है, हमको मालूम है, और ये बुद्धि ही है जो मानव को जो है वो अन्य जीव जंतुओं से जो है वो अलग करती है। चलिए हम कुछ परिभाषा और लेते हैं। जैसे कि एक परिभाषा आपकी स्टर्न की है और छोटी परिभाषा है कि बुद्धि व्यक्ति की वह समान योग्यता है। क्या कहा इन्होंने? बुद्धि व्यक्ति की वह समान योग्यता है जिसके द्वारा वह जो है वो सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, चिंतन करता है। ठीक है, चलिए हम अगले चलते हैं। तो एक परिभाषा आपकी आती है पिंटर की। तो पिंटर ने जीवन की अपेक्षाकृत, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता जो है बुद्धि कहलाती है। अब एक परिभाषा आपका विद्वान है वुडवर्थ, काफ़ी फेमस विद्वान है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। उन्होंने क्या कहा? बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। तो वुडवर्थ मन वर्क, कार्य, तो बुद्धि क्या है? कार्य करने की विधि है और इनका नाम क्या है? वुडवर्क। तो कार्य माने वर्क और वर्क से आप बना सकते हैं वुडवर्थ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि वुडवर्थ की परिभाषा क्या है कि बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। अब एक विद्वान है आपके बोड्रो, तो इन्होंने भी एक छोटी सी परिभाषा दी है जो एग्जाम की दृष्टि से आपके उपयोगी है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। चलिए एक परिभाषा है थार्नडाइक की। थार्नडाइक ने भी एक छोटी परिभाषा दी है। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। क्या कहा उन्होंने? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं, क्या उत्तम प्रतिक्रियाओं
की शक्ति ही जो है वो बुद्धि है। तो चलिए हम चलते हैं, अब हम समान रूप से देखते हैं कि बुद्धि है क्या। तो उपरोक्त भाषाओं के आधार पर हम एक निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि बुद्धि जो है एक अमूर्त चिंतन है। एक तथ्य ही है कि बुद्धि जो कैसी होती है, अमूर्त होती है, मतलब बुद्धि हमको जो है वो दिखाई नहीं देती। वे वस्तुएं जो हमको दिखाई नहीं देती उनको हम क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं, और जो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मूर्त बोलते हैं। तो बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि बुद्धि का स्वरूप क्या है बुद्धि है। तो इस संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं हमारे जिनका प्रतिपादक किया है विद्वानों ने। तो निसंदेह रूप से इन सिद्धांतों से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपके जो है वो दो तरह के बनते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका कोई सिद्धांत दे देगा और ये पूछ देगा कि ये सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से हैं, या दूसरा उस सिद्धांत में जो मुख्य बातें कही गई हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। या कोई सिद्धांत दे दिया और पूछ दिया कि ये जो है वो किस विषय वस्तु सिद्धांत है, ये किस टॉपिक का सिद्धांत है, या कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। 3 सिद्धांत दे दिए और एक कोई अन्य कोई सिद्धांत है जो अन्य टॉपिक संबंधित है वो दे दिया। तो चलिए हम चलते हैं। तो बुद्धि का जो पहला सिद्धांत है वो है आपका एक कारक सिद्धांत। कौन सा है? एक कारक सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक कौन है इसको हम याद रखें, विनय। तो एक व्यक्ति के बिना हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के बिना जो है वो कोई काम नहीं हो सकता है जब तक कि हम समूह न बन जाएं। तो इससे याद रखिए एक कारक इसका है, विनय का है। माने एक व्यक्ति जो है वो कोई कुछ नहीं बन सकता है ना, उसके बिना हम जो है कुछ काम नहीं कर सकते, विनय है। अब इन्होंने एक चीज़ और पूछ सकता है कि जो एक कारक सिद्धांत बुद्धि का जो आपने विनय महोदय ने दिया, तो उनको जो है वो आगे बढ़ाने का, उनका समर्थन करने का श्रेय जो है वो किनको जाता है। तो उनका समर्थन जो है वो मुख्य रूप से आपके 2 विद्वान हैं। पहले आपके टर्मन हैं और दूसरे आपके स्टर्न हैं। तो टर्मन और स्टर्न ने जो है वो एक कारक सिद्धांत को आगे बढ़ाने में सहायता किया, योगदान किया। अब ये है क्या? तो बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बुद्धि जो है वो एक अविभाज्य इकाई है, मैंने उसको हम जो विभाजित नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। तो सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को क्या माना गया है? एक शक्ति या एक कारक के रूप में माना गया है, एक अविभाज्य इकाई माना गया है इसमें। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है, ठीक है, तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को जो है वो प्रभावित भी करती है। चलिए हम दूसरा सिद्धांत लेते हैं। दूसरा सिद्धांत ठीक इसके विपरीत है, द्विकारक सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्पीयरमैन है। ये सिद्धांत आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ये। तो द्विकारक सिद्धांत के कौन है? आपके स्पीयरमैन है। तो जब हम 2 होते हैं, एक में तो काम बिना बनता नहीं है, एक में काम बनता नहीं है, तो माने विनय, एक कारक बुद्धि सिद्धांत विनय। तो हम 2 होते हैं तो हमारी जो है स्पीड, काम करने की स्पीड क्या बढ़ जाती है। तो स्पीड से अब बना लीजिए स्पीयरमैन। स्पीड से क्या बना लिया हमने? स्पीयरमैन। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। उनके अनुसार जो बुद्धि के जो है वो कितने कारक होते हैं? 2 कारक। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के जो है कितने कारक होते हैं, या द्विकारक सिद्धांत में जो है बुद्धि के कितने कारक माने गए हैं? 2, 3, 4 इस तरह विकल्प दे सकता है। तो कितने? 2 कारक माने गए हैं। पहला जो है, अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं, मतलब 2 कारक होते हैं। पहला आपका जो है वो समान मानसिक योग्यता, इसको इन्होंने जो है वो जी के माध्यम से जनरल, और दूसरा है आपका विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिनको ने स्पेशल एस के रूप में जो है वो संकेत में वर्णन किया है। अपने जो एग्जाम्पल समझाए हैं उसमें आपका जी और एस का जो है वो इन्होंने 2 कारकों के लिए प्रयोग किया है। तो प्रत्येक व्यक्ति में समान मानसिक योग्यता के अतिरिक्त जो है वो कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं, बिल्कुल निसंदेह सही बात है।
कोई व्यक्ति कितना भी समान हो, लेकिन वो किसी न किसी क्षेत्र में जो है उसमें जो है वो विशेष योग्यता होती है। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, या कोई व्यापार करने वाला हो, या कोई भी काम करने वाला हो, तो किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में जो है उसमें जो है विशेष योग्यताएँ पाई जाती हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। स्पीयरमैन का एक विचार ये भी है कि एक व्यक्ति में समान योग्यता की मात्रा जितनी भी अधिक पाई जाती है, तो वह व्यक्ति जो है उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। तो उनका एक विचार है कि एक व्यक्ति में यदि दोनों योग्यताएं पाई जाती हैं, पहली बात तो इन्होंने ये कही है समान योग्यता और विशेष योग्यता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में समान योग्यताएं अधिक मात्रा में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अधिक बुद्धिमान की श्रेणी में आता है। चलिए हम तीसरा सिद्धांत ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत। तभी हमने एक कारक, द्विकारक और बहुकारक सिद्धांत। तो ये आपका प्रतिपादक किसने किया, तो वो है आपके थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार जो है बुद्धि जो है वो कई तत्वों का समूह है। कोई एक दो नहीं बताया इन्होंने, कोई तत्वों की संख्या नहीं बताई है, उसमें कई तत्वों का समूह क्या है, बुद्धि है। और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। प्रत्येक तत्व में कोई न कोई जो है सूक्ष्म योग्यता जो है वो पाई जाती है। अतः समान बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अपन कहें समान बुद्धि होती है, तो इस नाम कोई चीज़ नहीं होती है। उसमें कई तत्व होते हैं और प्रत्येक तत्व में जो है वो कोई ना कोई योग्यता या विशेषता जो है वो पाई जाती है। बल्कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यता निहित रहती है, जो विभिन्न कार्यों को जो है वो संपादित करती है। ठीक है, देख लें हम क्या कहा इन्होंने कि अतः समान बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, बल्कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं, माने पाई जाती हैं, जो विभिन्न कार्यों को जो है वो संपादित करती हैं। चलिए हम अगला सिद्धांत लेते हैं। अगला सिद्धांत है आपका प्रतिदर्श का सिद्धांत। क्या है, प्रतिदर्श का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके थॉमसन है, बहुत चर्चित नाम है बाल विकास में। तो प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है वो कौन है, थॉमसन है। और इस सिद्धांत का जो थॉमसन ने जो है सिद्धांत दिया था, तो वो किस सिद्धांत के विरोध में दिया था या प्रतिक्रिया स्वरूप दिया था, इस तरह से आपके एग्जाम में आता है। तो जो स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत, जिसकी चर्चा हमने पहले की, इसी के विरोध स्वरूप जो है वो आपके थॉमसन ने जो है वो एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम क्या है, प्रतिदर्श सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का देखते हैं हम। दिया थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार, व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार होता है ना, उसका उठना बैठना और चीज़ें करना, काम करने का तरीका, ये सब उसके बौद्धिक व्यवहार में शामिल होते हैं। तो बौद्धिक व्यवहार जो है वो अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र जो है कैसा होता है, सीमित होता है। तो याद रखिएगा, इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई भी विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम अगला सिद्धांत चलते हैं। अगला सिद्धांत है आपका समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जो आपके प्रवर्तक कह सकते हैं या समर्थक हैं इनके, तो वो है थर्स्टन। था आधा सा, टा ऊपर आधा रा लगा हुआ है और ना, थर्स्टन है ना, इसको याद रखिएगा। इस जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो समान नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में समान होते हैं, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा जो है वो दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम जो है वो प्रमुख है। प्रारंभिक कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं को क्या करता है, उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है। क्या करता है, मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से डिफरेंट करता है, अलग करता है। ठीक है, चलिए हम अगले चलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं कि सिद्धांत की कमजोरी क्या है। इस सिद्धांत की आलोचना की गई है, तो इसकी आलोचना जो मुख्य आधार जो है कि समान तत्व की धारणा का जो है वो ये खंडन करता है। समान तत्व की धारणा का ये सिद्धांत जो है वो खंडन करता है। अगला हम देखते हैं गिलफोर्ड का सिद्धांत, या इसका जो वास्तविक नाम है आपको इस नाम से भी मिलता है, लेकिन एग्जाम में इसका वास्तविक नाम जो है वो त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा है, त्रिआयामी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के समर्थक आपके कौन है, गिलफोर्ड हैं।
गिलफोर्ड और उसके सहयोगियों ने जो बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीकी का जो है वो प्रयोग करते हुए, कौन सी तकनीकी का? कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान जो है विकसित किया। उन्होंने अपने अध्ययन प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को, हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों, वो कौन कौन से हैं? तो ये याद रखिए कितने आयाम हैं? 3 आधारभूत आयाम हैं। पहला है आपका सक्रिया क्रिया, जिसको बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। दूसरा आपका सूचना सामग्री या विषय वस्तु, और तीसरा है आपका तथा उत्पाद में विभाजित किया सकता है। ठीक है, तो 3 बौद्धिक कार्य को जो है वो कितने भागों में विभाजित किया सकता है? सिद्धांत के अनुसार 3 आधारभूत आयामों में विभाजित किया सकता है। पहला आयाम आपका सक्रिया, दूसरा आयाम है सूचना सामग्री या विषय वस्तु, और तीसरा आयाम जो है वो है आपका उत्पाद। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगला सिद्धांत आपका जो है वो फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके जो हैं वो कैटल महोदय हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। और क्लूइड वंशानुक्रम कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषता पर आधारित एक समान युक्तता है। तो इनका ये मानना है कि बुद्धि जो है वंशानुगत रूप से भी प्राप्त होती है। समान रूप से जैसा देखा भी गया है, यदि माँ बाप बुद्धिमान होते हैं तो निसंदेह रूप से बच्चा जो है वो बुद्धिमान होता है। तो बुद्धि में जो है वो एक बड़ा योगदान जो है वंशानुक्रम का भी होता है। और आगे उन्होंने कहा है कि आधारित होती समान योग्यता है। यह समान योग्यता संस्कृति से भी प्रभावित नहीं होती, माने ये जो वंशानुगत बुद्धि जो हमको प्राप्त होती है, ये जो है सामाजिक संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारे आसपास का वातावरण है, उससे जो प्रभावित नहीं होती है, बल्कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर जो क्रिस्टलाइट भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है, और जो हमें जो है खासतौर से अनुभव हो गया आपका, अधिगम माने सीखने से अधिगम हो गया आपका, और वातावरण संबंधी जो कारक होते हैं उनसे हमको जो है वो इसका जो है विकास होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बुद्धि टॉपिक को लेकर के, और इसका सेकंड टॉपिक में मैं कुछ और इसका इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। जैसे आयामी बुद्धि, मानसिक आयु क्या होती है, बुद्धिलब्धि IQ ये क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, और बुद्धि को जो है वो किसी व्यक्ति के पास कितनी बुद्धि है, कितनी मानसिक योग्यता है, इसको नापने का जो है वो कुछ हमारे विद्वानों ने इसका पैमाना बनाया है, उससे संबंधित मैं क्वेश्चन करूँगा। तो आज का मेरा ये बुद्धि टॉपिक का पहला वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमको कमेंट में बताएं। और यदि आप इस का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा एक निःशुल्क अभियान है, खासतौर से उन छात्र छात्राओं के लिए जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन्हें एक सरल भाषा में, आसान भाषा में मैं उनके टॉपिक है उनके बारे में उनको जानकारी दे सकूं। तो इस मेरी आपसे अनुरोध यही है कि मेहनत तो मैं बराबर कर रहा हूं, तो इस मेहनत को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारे चैनल को जो है, हमारे नहीं बल्कि हम सबके चैनल को, मेरा कोई इस चैनल के पीछे कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, और सारे संसाधन नहीं हमारे पास, सीमित संसाधनों में मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और बहुत ज़्यादा एडिटिंग सिस्टम नहीं है, समान रूप से एडिटिंग करता हूँ, और आम तौर से इस तरह से हम लोग बात करते हैं, उसी भाषा में मैं आपसे इस वीडियो में बातें भी करता हूँ। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो तक आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।